नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अफगानिस्तान के हालात जो इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, तालिबानियों ने जिस तरीके से कब्जा कर लिया है, उसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ने की आशंका है। हालांकि भारत में इसका असर जरूर पड़ा है। भारत ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में की थी, दोस्ताना रिश्ते और बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन अब तालिबान को जिस तरीके से पाकिस्तान ने समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है, उससे साफ साबित है कि पाकिस्तान हो सकता है तालिबान की मदद कश्मीर में भी ले सकता है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जो अफगानिस्तान के हालात बने हैं, उसके लिए चीन और पाकिस्तान जिम्मेदार है, और दूसरी बड़ी कंट्रीज यूएसए, जिन्होंने अपनी ट्रूप्स को ड्रॉप किया है, वापस लाया था, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और भारत को और शक्तिशाली तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। दर्शकों, रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि काफी सारा पैसा जो निवेश अफगानिस्तान में किया गया था, वो ज़ाया हो गया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान के ट्रूप्स थोड़ा सा भी स्ट्रगल करते तो कहीं ना कहीं जो दोस्ताना रिश्ते अफगानिस्तान और भारत के बीच में बने थे, वो टिके रहते। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से चाइना ने कहा है कि उनका दूतावास वहाँ पर रहेगा, पाकिस्तान ने भी खुला समर्थन किया है, बाकी इक्का दुक्का कंट्रीज भी खुल करके सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन जैसी संभावनाएं बनी हुई है। अफ़गानिस्तान में इस समय काफ़ी क्रिटिकल हालात चल रहे हैं। तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया है, जो बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि जो अफ़गान आर्मी थी वो लड़ने में असफल साबित हुए। उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। तालिबान की इतनी जल्दी जो विजय है, उसका श्रेय अगर हम ये मान के चलें, वो जाता है पाकिस्तान और चाइना को। और उसके बाद यूएसए वाले जैसे देश, जो अपने आप को पावरफुल देश कहते हैं, दे हैव लिटरली बो डाउन and they must be held responsible for the pain which are being caused to the people of Afghanistan, especially women and children. इस समय अफगानिस्तान एयरपोर्ट के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। दुनिया के जितने भी देश हैं जिनकी वहाँ पे एम्बेसीज हैं, वो अपने अपने स्टाफ को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक इस वक्त हो चुके हैं। वहाँ पर एक ये समझिए कि इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, और ये सिचुएशन और भी हवाई अड्डे पर, जो अफगानिस्तान के हवाई अड्डे पर जो है वो और भी ख़राब हो चुकी है। जैसा कि आप देखिए कि हर मुल्क जो है उसकी एम्बेसी जो थी वो वहाँ पर थी, और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने आदमियों को वहाँ से निकालें। जैसे आपने देखा है कि कल हमारी 2 फ्लाइट गई थी एयर इंडिया की, पर उन्होंने वहाँ पर उतरने का उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर इतनी ट्रैफिक इस वक्त है कि हवाई जहाज़ जो उतरने का कोई लगता ही नहीं है कि वहाँ पर हवाई जहाज़ जो है उतारा जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें जो वहाँ पर के हालात जो कि टेलीविज़न, वर्ल्ड टेलीविज़न इस वक्त दिखा रहे हैं, कि वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेला लगा हो। देखिए, आपके ब्रिटिश ट्रूप्स वहाँ पर हैं, अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पर हैं, वहाँ के लोग वहाँ पर हैं, और जो लोग बाकी मुल्कों से वहाँ पर आए हुए हैं वो भी वहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी भारतवर्ष के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए जो एयर इंडिया की फ़्लाइट भेजी गई थी, उनको लैंड नहीं करने दिया गया है। लेकिन
भारत सरकार का दावा है कि हर एक उस व्यक्ति को लाया जाएगा जो भारत से ताल्लुक रखता है और उनकी वापसी हर संभव तरीके से की जाएगी। रक्षा विशेषज्ञ भी एक अफगानिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे थे। जिस तरह तालिबान पूरी तौर पर पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान का असला और उनके स्ट्रेटजिस्ट, उनकी ट्रेनिंग सब तालिबान को मदद कर रही थी। और जिस तरह वो आगे बढ़ते जा रहे थे, एक एक डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा करते जा रहे थे, कुछ दिनों से ऐसा लगना था कि अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब काबुल का फॉल हो जाए। वो पूरी घड़ी आई और अब तालिबान का पूरी तरह अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो गया, काबुल पर कब्ज़ा हो गया। काबुल के जो राजसी पैलेस हैं वहाँ कब्ज़ा हो गया और पूरी तरह से अब वो काबिज़ हैं वहाँ। ऐसा ऐसे समय पर हो रहा है जब इन सबको देखते हुए हमारा जो हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का वहाँ एलिमेंट था, हमारे जो लोग थे उनको ज़्यादातर हम इवैक्यूएट कर चुके हैं। दर्शकों, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स ने एक नया इनिशिएटिव लिया, अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने टोल फ्री नंबर की सर्विस शुरू किया है और इस वक्त नेशनल स्पोक्स पर्सन नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, हमें ये बताइए कि कैसे माइंड में आया कि इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए टोल फ्री नंबर की सर्विस देनी चाहिए। धन्यवाद सर। बेसिकली मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं कि माइंड सेट में कैसे आ गया कि टोल फ्री नंबर अपने जो छात्र देश विदेश में हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हम टोल फ्री नंबर लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली सर, जम्मू कश्मीर छात्र संघ ये एक राष्ट्रीय संगठन है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हम लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए भी काम करते हैं। बेसिकली ये संगठन कई साल पहले हमने जो है राष्ट्रीय लेवल के तौर पे एक जिसको शक्ल दी थी और ये संगठन जो है ये जम्मू कश्मीर से बाहर काम करता है। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए तो काम करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर, राज्य के बाहर, केंद्र शासित प्रदेश के बाहर ये काम करता है। जो हमारे स्टूडेंट के आए रोजमर्रा के इश्यूज होते हैं, थ्रेशिंग केस होते हैं, एक्सट्रेडिशन केस होते हैं, बाकी मामला जो रोजमर्रा की जिंदगी में जम्मू कश्मीर के छात्रों को मेल इन इंडिया, मुख्यभूमि भारत में पेश आते हैं। जैसे हमने देखा पुलवामा अटैक, धारा 370, लॉकडाउन, इस जैसे मतलब बाकी मेजर इश्यूज में हम स्पेसिफिकली जो है बड़े एक्टिव रहते हैं, क्योंकि छात्रों की बड़ी डिमांड होती है। बड़ा एक ग्रुप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का मेल इन इंडिया में डिफरेंट कोर्सेज, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज की हम बात करें, चाहे हम नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, तो आए रोज जो ये इंसिडेंट्स हमारे पास आते हैं। हमने रिसेंटली जो है ये 1.5 महीने पहले सोचा कि क्यों ना इनकी समस्याओं को जो है एक अच्छी तरह से जो है इसको शक्ल दे दे, ताकि इनके जो भी मामला हैं वो हम तक ऑफिशियली अंदाज में आए, ताकि हम खुद वहाँ की रेस्पेक्टिव सरकार से, केंद्र शासित प्रदेशों की वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, उनके साथ जो है हम टेकअप खुद करेंगे। तो 2 महीने कबल हमने जो है नेशनल टोल फ्री नंबर लॉन्च किया, जिस टोल फ्री के तहत 25 नंबर हमने इसके साथ जोड़े। इसको हमने इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट, इस तरह 25 नंबर इस तरह से कोऑर्डिनेट करवाए कि अगर महाराष्ट्र का बच्चा हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करता है तो वो कॉल बराबर जो हमारा महाराष्ट्र का जो वहाँ का यूनिट है वो उसको जाती है। इसी तरह से आप पंजाब राज्य का कोई स्टूडेंट कॉल करता है वो पंजाब राज्य के हेड को जाती है। इसी तरह उत्तराखंड राज्य के जो छात्र है वो हमें कॉल करेगा, वो वहाँ के छात्रों, वहाँ की जो हमारी स्टेट कमेटी है उसको कॉल जाएगी। तो मान के हमने कुल मिलाकर मैं यही बताऊंगा कि उनकी हार्डशिप्स को ईज करने के लिए हमने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया था, क्योंकि हमारे जो स्टेट यूनिट्स हैं, हमारे जो वहाँ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनको हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वहाँ के कॉलेजेस के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में। हमें तो इतनी जानकारी नहीं होती है कि महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज, इसमें क्या इंसिडेंट है, वहाँ कौन प्रशासन है, वहाँ कौन एसपी है, वहाँ कौन डीएसपी है, किस कॉलेज में किस तरह का माहौल है। लेकिन नासिर, जब अब जो हालात बने हैं अफगानिस्तान में, तो क्या आपको वहाँ से कॉल आ रहे कुछ स्टूडेंट्स के?
बेसिकली सर ये हमने कल दोबारा से जो है पब्लिक डोमेन में डाला था कि अगर जम्मू कश्मीर से कोई भी स्टूडेंट जो अफगानिस्तान में पढ़ाई कर रहा हो और पढ़ाई के साथ साथ अगर उनकी कुछ समस्या है, अगर उनके कुछ मामला है, तो हमने जो है पब्लिक डोमेन में ये जो है हमारा टोल फ्री नंबर डाला, जिसमें हमने स्टूडेंट्स से हमने मोतबाना अपील की कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट तो हमारे टोल फ्री नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकता है, जो भी उसकी समस्या होगी उन समस्याओं का जो है संविधान निकालेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो है हल निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका हमने जो है स्पेसिफिक फोकस जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के रिलेटेड खाली नहीं रखा है, बल्कि हमने इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं किसी भी राज्य से, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से जो वहाँ फंसा हो, उसको किस प्रकार की कोई हेल्प जरूरत हो, उसके लिए हम जो है हमने ये भी लॉन्च किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अफगानिस्तान से हमारे 15,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देश के डिफरेंट कोने कोने में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड राज्य की बात करें, हम हरियाणा राज्य की बात करें, पंजाब राज्य की बात करें, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज हम बात करें, एक बड़ा रोल, एक बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहा है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हॉस्टल के रिलेटेड उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एकोमोडेशन रिलेटेड, और एक मेन इशू है कि वीजा का इशू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अगले महीने या आने वाले समय में उनका वीजा का डेट जो है वो खत्म हो रहा है। तो हम सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में लगे हैं, हम वहाँ के राज्यों से पुलिस प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में लगे हैं, और जो भी उनके मामला और मसले मसाइल हैं उसको हीड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ हमारा जो है कॉन्सेप्ट है अभी जो है हम टच में है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो यूनियंस हैं, डिफरेंट जो संगठन जो है, जो जर्नलिस्ट फोरम्स हैं, या जो बाकी भी इस तरह के जो है संगठन है, उनसे हम जुड़े हैं, उनसे हम जो है बराबर टच में है, ताकि जो भी उनके मामला है उसको हल करने के। आसिफ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अच्छी बात है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, टोल फ्री नंबर है, जो लोग जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में वापस आना चाहते हैं, जो उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं, इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से वो अपनी दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने वेव 3 को लेकर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर रेणु शर्मा से बातचीत की। इसको प्रेडिक्ट करना कि ये किस शेप में आएगी, किस तरह से प्रेजेंट करेगी, क्या ये सेकंड वेव से ज़्यादा खतरनाक होगी या फर्स्ट वेव की तरह होगी, ये बड़ा मुश्किल है कहना। मगर तैयारियां तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जैसे ही कोविड स्टार्ट ही हुआ था 2020 में तब से शुरू करी थी, और वो डे बाय डे कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये एक नई किस्म की बीमारी थी और जिसके बारे में बहुत कम जानकारी अर्ली स्टेजेस में थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नए नए ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ और प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमें डायरेक्शंस आती रहती हैं सेंटर से, और हमारी बड़ी सारी ट्रेनिंग्स भी हुई हैं। तो इसकी तैयारी में हमने रिफ्रेशर कोर्सेज अपने पैरामेडिक्स को और डॉक्टर्स को करवाए हैं। जो PSCs के डॉक्टर हैं, CSCs को, उनको ट्रेन करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भेजा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स हैं उनकी ट्रेनिंग हमने मेडिकल कॉलेज में भी कराई, और गांधीनगर अस्पताल में भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग कराई है। तो रिफ्रेशर कोर्सेज का यही मकसद रहता है कि उनकी नॉलेज को और उनकी स्किल को फिर से रिफ्रेश किया जाए। डॉक्टर रेणु, आप हमें भी बताइए इस वक्त स्टेटस क्या है, कितने मामले आ रहे हैं, किस तरीके के मामले आ रहे हैं और कैसे उनको हैंडल किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने या फिर प्रधानमंत्री ने या फिर केरल जैसे राज्य की हम बात करते हैं, उसकी तुलना करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस जो हैं 1-2 दिन बीच में ज़्यादा आए थे, वरना हमारे इस वक्त केसेस यही 30-40 इसके बीच में आ रहे हैं। रियासी में आपने बिल्कुल सही बोला, रियासी में 2-4 दिन हमारे केसेस बहुत ज़्यादा, एक दिन 72 केसेस रियासी में आ गए थे। तो वो सारे केसेस कटरा रेलवे स्टेशन से हैं जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं। उसमें 72 केस आए थे, जिसमें से कोई 68 जो थे वो ट्रैवलर थे और 4 ही नॉन ट्रैवलर थे। ये वो लोग हैं जो बाहर से दर्शन के लिए माता के जाते हैं।
तो उनका वहाँ पर क्योंकि टेस्ट किया जाता है हर एक पैसेंजर का, ट्रैवलर का वहाँ पर रियासी रेलवे स्टेशन पे, तो ये वहाँ पर डिटेक्ट हुए थे और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया इसके बारे में। वो केसेस रियासी में जो आते हैं वो ट्रैवलर होते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा अलार्मिंग हमें नहीं लगते। उनको इमीडिएटली सेग्रीगेट कर दिया जाता है वहाँ से रैपिड टेस्ट करके, और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेती है। अदरवाइज इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई अलार्मिंग नहीं है, हमारी डेथ्स भी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, शुक्र है भगवान का उस पर कंट्रोल है, और केसेस भी अभी उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्राइसिस में डॉक्टर रेणु सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हमारे पास मैन पावर होनी चाहिए, और उमूमन हमने देखा है कि मैन पावर की कमी रहती है। आए दिन इस बात को लेकर के हो हल्ला भी होता है। हमने देखा है कि अस्पतालों के अंदर स्कफल्स भी होते हैं, पेशेंट और अटेंडेंट के बीच में, पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में, अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में स्कफल्स भी होते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जब पेंडेमिक की बात करते हैं तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मैन पावर की क्या स्थिति है। सही है कि मैन पावर हमारे पास कमी है, मगर हमने फिर भी उसके बावजूद भी हमने रीडिप्लॉयमेंट्स करी। हमने देखा कि कहाँ से हम मोबिलाइज कर सके। हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं इस वक्त जो हमारी पोस्ट हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम हैं, मगर फिर भी हमने इस चीज़ को ओवरकम करने की जितना हम कर सकते थे कोशिश करी, और हमारे डॉक्टर्स ने और पैरामेडिक्स ने बहुत मेहनत करी, दिन और रात कोशिश करी इस महामारी को संभालने की और लोगों की सेवा करने की। मैन पावर की शॉर्टेज को देखते हुए सरकार ने इमीडिएट कदम उठाए, और उन्होंने, जैसे आप जानते हैं, 500 बेडेड DRDO जो हॉस्पिटल बना, वहाँ भी हेल्थ से मैन पावर गई है। तो हमारे ही डॉक्टर्स वहाँ यहाँ से मेडिकल ऑफिसर्स, एनेस्थेसिस्ट, पीडियाट्रिशियन वो सब लगे हुए हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को ये डायरेक्शंस दी कि आप मैन पावर हायर करो, और प्रिंसिपल GMC ने मैन पावर इमीडिएटली हायर करी, पैरामेडिक्स वहाँ के लिए हायर करे। मगर आप लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो रातों रात नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो फैक्ट्री में बन जाए। एक डॉक्टर MBBS भी बनने के लिए 6 साल लगते हैं। तो ये शॉर्टेज है, और इसको ओवरकम करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। अब 4-5 साल में हमारे नए डॉक्टर वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो शॉर्टेज भी पूरी हो जाएगी। सैंपलिंग और वैक्सीनेशन, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें पेंडेमिक की, तो उसमें यह है कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, सैंपलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और सैंपलिंग पर कितना स्ट्रेस। तो ये सब पेशेंट भी मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंचने थे, और उससे और ज़्यादा क्योस जो हो जाना था। तो उन्होंने अपना काम करा है, उनकी कैपेसिटीज़ को हमने बढ़ाया है, मगर ये साइमल्टेनियसली हमें देखना पड़ेगा कि अब लगातार 2 साल से जो हमारा स्टाफ है इस काम में लगा हुआ है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट इस वक्त 67-68 लाख जो है वो सैम्पलिंग और टेस्टिंग करी हैं। आप देख रहे हो एयरपोर्ट्स पे सैम्पलिंग हो रही है, लखनपुर में डे एंड नाइट सैम्पलिंग चल रही है, हमारे रेलवे स्टेशन पे कटरा में और जम्मू रेलवे स्टेशन में डे एंड नाइट सैम्पलिंग चल रही है। और इससे पहले जवाहर टनल से जो लोग कश्मीर से आ रहे थे उनकी भी 100% वहाँ सैम्पलिंग हो रही थी। तो ये आसान काम नहीं था PPE किट्स पहन के गर्मी के मौसम में जून जुलाई अगस्त में करना, तो उन्होंने करा है, और कैपेसिटीज को हम डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। तो दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि शिक्षा विभाग ने 2019 में, हम सितंबर की बात करेंगे, सितंबर 2019 में एक आदेश जारी किया था, और उस आदेश के मुताबिक जो मास्टर ग्रेड हैं उनको प्रमोट किया था इंचार्ज लेक्चरर्स, लेकिन अभी तक उस आदेश को इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं किया।
दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जितनी स्टेग्नेशन है। ऑर्डर नंबर 322, 16/10/2019 को ये आदेश निकलता है। मास्टर ग्रेड्स के लोगों को इंचार्ज लेक्चरर बनाया जाता है, यानी करीब 1-2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, किसी पियोन की ही अगर प्रमोशन होती है तो उसको कितना उत्साह बढ़ता है कि वो क्लर्क बन गया है। और ये तो नॉन गस्टेड से गस्टेड वाली थी। 2 साल हो गए, 203 ऐसे मास्टर्स थे जिनको इंचार्ज लेक्चर्स बनाया गया, पिक एंड चूज़ किया गया, कुछ लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन बड़ी सारी ऐसी तादाद है जिनमें कुछ लोग रिटायर्ड भी हो गए, जिनका सपना ही रह गया गस्टेड ऑफिसर्स बनने का, और कुछ ऐसे हैं आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा। उस पर चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे, क्योंकि इनके भी ऐसा ही मसला है। आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? जी, मैं आरिफ इकबाल मलिक हूँ। मैं रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर हूँ। मैंने जम्मू में प्रिंसिपल डाइटशिप की है। मैंने श्रीनगर का सीईओ रहा हूँ। मैं कुपवाड़ा में सीईओ रहा हूँ, पुंछ में रहा हूँ। सर, इस मसले में मेरा ये कहना है, अभी जो आपने मेंशन किया ऑर्डर नंबर 322, ये 16/10/2019 का ये ऑर्डर है। इनके बीच में सब जो मास्टर जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, तो लेक्चरर बने हैं। एक टेंटेटिव लिस्ट है ये। अब इनकी प्रमोशन की, इनकी एडजस्टमेंट के लिए कुछ टाइम में डिपार्टमेंट को चाहिए था, यहाँ इनका वेरिफिकेशन करवाना था। और क्योंकि इसके बीच में मेरी वाइफ का भी ये केस है, ये जितने भी लोग हैं सर, इनमें से कुछ लोगों को लगाया गया है और कुछ लोग अभी तक ये नहीं लगाए गए हैं। और इनकी वेरिफिकेशन, मैं अपने केस की बात करूं, ये जो वेरिफिकेशन थी 10, 15, 20 दिन के बाद वेरिफिकेशन, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने उस वक्त एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन की और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद क्योंकि डायरेक्टर साहिबा, उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया कि कम से कम 5-6 महीने इसी में गुजर गए कि भाई वेरिफिकेशन के बाद भी वो कागज़ पड़े रहे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो जो पावर्स थी वो सेक्रेटरीट में चली गई समूद साहब के टाइम के बीच में। अब उसके बाद आज 2 साल कंप्लीट होने के 2 महीने रह गए हैं। हमने डायरेक्टर के 50 चक्कर काटे हैं, सेक्रेटरीट के 50 चक्कर काटे हैं, और आज तो लोग मुझे ये भी जानने लगे कि सेक्रेटरीट का कोई मेंबर है। और जब कोई भी बस नहीं चला है, हम सेक्रेटरी साहब के भी पास गए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब के लेवल तक ये बातें आते आते बहुत टाइम गुजर जाता है। जब मैं उनके पास भी आया तो उन्होंने भी इसकी कोशिश की, लेकिन क्योंकि आज तक इसकी जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो रही। आरिफ साहब, क्या कहते हैं जब आप किसी ऑफिसर से मिलते हैं जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे है, वो क्या जवाब क्या देते हैं? मैं सर हैरान हूं, क्योंकि बजाते खुद मैंने अपने डिपार्टमेंट में 36 साल दिए हैं और तकरीबन लोग जानते हैं। जब मैं सेक्रेटरीट में जाता हूं तो कहते हैं जी आपका वो वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसका वो प्रोसेस वहाँ चल रहा था। मैंने कहा सर, अपने हाथों में वेरिफिकेशन कमेटी में मेरे जान के भी आदमी थे, सबकी वेरिफिकेशन हुई है। और बिलखुसूस जिन लोगों की जम्मू यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन है 1 to all जितनी भी है, उनकी वेरिफिकेशन तो हो चुकी थी, वो मसला नहीं है। मैंने इनको कितनी बार ब्रीफ किया और फिर मैंने कागज़ भी बताया कि ये वेरिफिकेशन हो चुकी है। मैं कितनी बार गया हूँ, अब मुझे ह्यूमिलेशन होती है। अब कितनी बार एक दफ्तर में जाएंगे, अब वो लोग जाते हैं। फिर मैंने यही कहा कि सर मुझे कसूर बताइए कि भाई इन लोगों को एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी प्रमोशन कहाँ गई है, इनकी वो सीनियरिटी कहाँ गई है। हो सकता है कुछ 2-4 साल जिनके पास हैं, कभी कोई दूसरा स्टेप भी मिल सकता है, प्रिंसिपल बन सकते हैं। इनकी जो फिक्सेशन पे की है, चार्ज लॉस वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ, इतनी गैर जिम्मेवारी से एक टीचर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मैं हैरान हूँ, मैं माजरत से चाहता हूँ, मैं अपने ही डिपार्टमेंट की कमियों को आज आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि मैं बेस हो गया हूं। मैंने आपके चैनल में भी वो बड़ी मुश्किल से जो मिलता है, मैंने 1-2 बार वहां भी कहा है कि जनाब मेरा ये मसला है, यहां अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, ये ऑर्डर की कॉपी पड़ी है, आप अपने पास रखिए। तो ये सर बड़ी ह्यूमिलेशन है एक टीचर के लिए, जो ज़िंदगी में 20, 25, 30 साल के बाद कोई एक प्रमोशन मिलती है, वही एक प्रमोशन लेके वो ख़त्म कर देते हैं बेचारे। लेकिन इनको भी मैंने कहा ना कि यार थोड़ी सी प्रमोशन हो तो इंसान को लगता है यार मैं किसी कैडर में आया हूँ। अब आप मैं ये बताइए कि जो लोग रिटायर्ड हो गए उन पे क्या गुजरी होगी, आप मुझे बताएंगे? सर मैं कहता हूं, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूं, जो रिटायर हो चुके हैं वो सर अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसको गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये किसी के हाथों का दिए, गवर्नमेंट की ये अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत आए हुए हैं, इंटरव्यू दे के आए हुए हैं, ये लोगों ने ज़िंदगियां गुजारी हैं। अब कितनी बार इनकी वेरिफिकेशनें वो भी हो चुकी हैं। सर वो लोग आज घर में चले गए हैं। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर आपका केस जो है वो भी अगर पेंडिंग है तो हम तो नॉर्मल टीचर हैं, हमें कौन पूछने वाला है। एक सीईओ के घर का भी अगर केस सेटल नहीं हुआ, मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने हर कॉर्नर को सर आज बेबस होकर मैं आपके पास आया हूँ कि कम से कम ये पूछा जाए डिपार्टमेंट को 2 साल तक वो कौन सी
प्रॉब्लम है जो कि 2 साल तक आप, हालांकि जिन स्कूलों में भेजना है उनमें जगह हैं और वो बच्चे सफ़र हो रहे हैं, उन क्लासेस को भी इस वक्त परेशानी हो रही है। लेकिन ये हैरान हूँ कि डिपार्टमेंट के कान में जूं नहीं रेंगती है। मैं कहता हूँ सर, आज मैं सिर्फ ये कहता हूँ, इस अपॉइंटमेंट को 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में, 4 साल कुल थे, 2 गुजर गए वेट में, और जो 2 रह रहे हैं उनको भी रहने दीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो हैं इनको, मैं कहता हूँ कि उनका हिसाब ये लिया जाए कि ऐसा क्यों किया गया है, कितने लोग और हैं जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक टीचर की इज्जत करो, टीचर ने ही सब कुछ बनाया है। आरिफ साहब, आप मैं ये बताइए कि जिन लोगों को एडजस्ट किया गया है वो क्या वाकई में पिक एंड चूज़ हैं या सिफारिश के साथ एडजस्ट हुए हैं? सर मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का नमक खाया है। लोगों को लगाया गया है इसी ऑर्डर के बीच में से ही, वो लगे हुए हैं और कुछ उनमें से रिटायर भी हो गए हैं। ये मेरे पास इसी कागज़ के बीच में सबूत है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पिक एंड चूज़ किया है। ये बात सच है कि गैर जिम्मेवारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ददन जो मैडम, उनकी गैर जिम्मेवारी की एक इंतहा रही है इस एडजस्टमेंट में, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद सेक्रेटरीट में भी बहुत टाइम हो गया है। उनके कॉर्नर पे 1 साल गुजरा है, दूसरा कॉर्नर आज सेक्रेटरीट गुजार रहा है। तो ये अब बताइए 2 साल जो रह रहे हैं उनको भी गुजार देंगे ऐसे? तो एक अच्छी भली खुशी जो 20-25 साल के बाद मिली किसी को प्रमोशन लेके गेस्टेड कैडर की, सर उसको खुशी को इन्होंने ठीक तरह से खुशी को मतलब हासिल नहीं करने दिया। तो मेरी यही गुजारिश है कि टीचर्स की इज़्ज़त की जाए, उसका वक़ार रखा जाए, क्योंकि टीचर ही है जिसने दुनिया बनाई है। बगैर टीचर के, मेरे हाथों के लगाए हुए KS ऑफिसर हैं, मैं खुश होता हूँ, लेकिन टीचर के बगैर आज तक कोई नहीं बना है, ये आप भी जानते हैं। हर आदमी टीचर के ही हाथों का बना हुआ होता है। तो टीचर की इज़्ज़त की जाए। मैं ये चाहता हूँ कि टीचर को मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इतनी गैर जिम्मेवारी से ना देखा जाए उसको। और मैं तो ये समझता हूँ सेक्रेटरीट में आज लोग मुझे इस तरह से पहचानते हैं कि ये यहाँ का कोई मुलाजिम है जो 5वें-6ठे दिन आता है। तो टीचर को इज़्ज़त दो। ये समाज का एक बेहतरीन रुकन है, ये बेहतरीन इंसान पैदा करता है, ये कुएं बनाता है। अगर इसकी अपनी हालत ये होगी तो इसके दिल पे क्या गुजरती है। मैं उम्मीद रखता हूँ, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जो इसमें कसूरवार हैं उनको ज़रूर पूछा जाए कि तुमने किसी एक टीचर को इतना क्यों सताया है। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रिए ये मेरा जो है, मेरा नहीं बल्कि इतने जितने भी इसमें लोग हैं, जी जी जी, ये एक ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका जिन्होंने वक्त दिया मुझे। शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया, जैसे मैंने पहले विस्तार से आपको बताया था कि कितनी खुशी होती है कि आपको प्रमोशन मिलती है। फिर नॉन गेस्टेड से जब कोई गेजेटेड बनता है तो उसकी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऑर्डर नंबर 322 की बात कर रहा हूँ, जिसमें 203 के करीब मास्टर्स को लेक्चर्स बनाया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। यानी मन में उनको लगता है कि गेजेटेड हैं, लेकिन सरकारी तौर पर वो गेजेटेड नहीं बन पाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।